दोस्तों 1947 में भारत आज़ाद हुआ। अब भारत आज़ाद होने के पहले 1946 में ही भारतीयों ने स्वयं के लिए संविधान बनाना प्रारंभ कर दिया था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। अब 1946 में तो अंग्रेज भारत में ही थे, उनका ही राज था। तो फिर अंग्रेजों ने भारतीयों को संविधान कैसे बनाने दिया? क्या भारतीयों ने अनुमति ली थी या बिना अनुमति के बना दिया था? क्योंकि उस समय एक लंबी प्रोसेस हुई थी, चुनाव भी हुए थे, संविधान सभा का गठन भी हुआ था और संविधान सभा के गठन के बाद ही संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हुई थी। तो जानेंगे आज की इस वीडियो लेक्चर में मेरे साथ। मैं नरेंद्र सिंह गौड़ उपनिषद क्लासेस कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान के निर्माण का जो मूल आधार रहा था वो रहा था कैबिनेट मिशन 1946। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कैबिनेट मिशन 1946। अब 1946 में ये कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब भारत आने के पीछे इसका क्या कारण था, इन सबको जानने के लिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पहले विश्व युद्ध की और दूसरे विश्व युद्ध की। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत ही संक्षेप में बात करेंगे और वो भी सिर्फ भारत के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, पहला जो विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 से 1918 में हुआ पहला विश्व युद्ध। अब इस अवधि में 1914 से 1918 की जो अवधि थी, इस अवधि में अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने भारत से सहयोग मांगा और भारत को ये कहा कि आप यदि हमारा सहयोग करते हैं तो युद्ध की समाप्ति के बाद हम आपके पक्ष में कोई अच्छे निर्णय लेंगे, सकारात्मक निर्णय लेंगे, पॉजिटिव डिसीजन लेंगे आपके लिए। तो भारतीयों ने सोचा कि हो सकता है हमें स्वतंत्र भी कर दें, और स्वतंत्र नहीं भी करेंगे तो स्वशासन हमको दे जाएंगे। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ 18 में, उसके बाद में अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए कुछ भी नहीं किया और साथ में कुछ ऐसे नियम लाए जैसे कि 1919 का रोलेट एक्ट लाए। अब रोलेट एक्ट में क्या होता था, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देते, किसी प्रकार की कोई अपील, दलील, वकील कुछ भी नहीं होता था। इसे काला कानून कहा गया। उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, फिर असहयोग आंदोलन आ गया, फिर चोरा चोरी का कांड हो गया, उसके बाद हो गया काकोरी कांड हो गया। इस प्रकार से लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता था। 1927 की बात करें तो साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय जो प्रदर्शन कर रहे थे तो सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवाया, तो उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर भगत सिंह ने उसको मार दिया, सैंडर्स को मार दिया 1928 में। तो इस प्रकार के लगातार कार्य चल रहे थे। 1931 आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। तो इस तरह से चलता रहा और भारतीयों में और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष जारी रहा। बात आती फिर 1939 की। अब 1939 से 1945 तक फिर दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। यानी कि 1918 में तो खत्म हुआ था पहला, और 1939 में फिर दूसरा शुरू हो गया। यानी 21 साल की अवधि के बाद ही दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अब 21 साल की अवधि में क्या हो रहा था कि जो देश हारे थे और जीते थे वो सभी देश अपना इस 21 साल की अवधि में क्या रिकवरी कर रहे थे। अपना जो नुकसान हुआ था, जान का, माल का, धन का हानि का, धन हानि जो भी हुई थी उसकी रिकवरी कर रहे थे, उसकी क्षतिपूर्ति कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जब ये 1939 से वापस युद्ध प्रारंभ हो गया तो वापस उनको नुकसान होने लग गया, वापस इनकी स्थितियां खराब होने लगी देशों की। और ये जो युद्ध था पहले से भी ज़्यादा चला। पहले का लगभग 4 वर्ष चला था और ये चला था 6 वर्ष। अब 6 वर्ष तक ही चला, 1939 से 1945 तक चला। अब इस अवधि के बीच में 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया था। अब अंग्रेजों की परिस्थितियाँ बहुत ही विकट हो गई थी, बहुत ही बदल गई थी। क्योंकि अब इधर तो युद्ध हो रहा है, उसमें नुकसान हो रहा है, आदमी भी मर रहे हैं, सैनिक भी मर रहे हैं, जनता भी मर रही है और आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। और साथ में इधर भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है जिसमें इधर इधर से भी भारत से भी सत्ता जाने की स्थिति हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में चल रहा था उस वक्त ब्रिटेन का साम्राज्य। फाइनली 1945 में फिर ब्रिटेन में चुनाव हुए, और जब ब्रिटेन में चुनाव हुए तो वहाँ पर जो पार्टी जीती थी उसका नाम था लेबर पार्टी, मजदूर दल। और मजदूर दल के जो नेता थे, लेबर पार्टी के जो नेता थे वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली को बनाया गया वहाँ पर प्रधानमंत्री। और जब जब प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली तो उन्होंने देखा कि अब ये जो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ है उसके बाद में ब्रिटेन की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। यहाँ की सामाजिक स्थिति खराब हो गई, राजनीतिक स्थिति खराब हो गई और आर्थिक स्थिति खराब हो गई। सारी स्थितियाँ बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। अब ऐसी परिस्थिति में उनको भारत जैसे एक बड़े देश पर भी कंट्रोल करना था और इधर ब्रिटेन की जो परिस्थितियाँ थी उन्हें भी सुधारना था। इन दोनों परिस्थितियों को मेंटेन करके चलना था। लेकिन हो क्या रहा था कि भारत में लगातार क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ रही थी, जन आंदोलन बढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी स्थिति नहीं तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही थी कि हम भारत पे स्थायी रूप से कोई अपनी सत्ता चला पाएँ या फिर कैसे चलाएं। इन सब के संबंध में उन्होंने विचार किया। तो उन्होंने विचार करने के लिए अपने कैबिनेट में से, अपने मंत्रिमंडल में से 3 व्यक्तियों को भारत भेजा। ये 3 व्यक्ति जो भारत आए ये इनके कैबिनेट के मंत्री थे, इसलिए इस मिशन को कहा गया कैबिनेट मिशन।
तो इसलिए हम वापस हमारे टॉपिक पे आ चुके हैं कैबिनेट मिशन पे, क्योंकि भारत के संविधान निर्माण का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन 1946 था। तो अब शुरू करते हैं कैबिनेट मिशन 1946 को। क्या क्या प्रस्ताव थे, क्या क्या बिंदु थे, कौन कौन सदस्य थे, कौन अध्यक्ष था, इसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे और आज के वीडियो लेक्चर हम अब शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक कैबिनेट मिशन 1946 है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसके सदस्यों की बात कर लें। देखिए, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एक जो इसके अध्यक्ष थे और उस समय भारत सचिव भी थे। कौन थे? भारत सचिव भी थे। उसके बाद दूसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स, जो इस दल के, इस मिशन के सचिव थे। स्टेफर्ड क्रिप्स 1942 में भी भारत आए थे, लेकिन वो विफल हो गया था। लेकिन विफल तो हो गया था, लेकिन इन्हें उस समय भारत की परिस्थितियों की जानकारी थी, भारत की परिस्थितियों का इनको अनुभव था, इसलिए भी इनको इसमें लिया गया। और उसके बाद जो तीसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था एवी अलेक्जेंडर, जो इसके सदस्य थे। इस दल के इन 3 सदस्यों का चुनाव किया गया। अब तीनों सदस्यों के संबंध में जो इन्होंने प्रस्ताव बनाया, क्लेमेंट एटली ने जो कैबिनेट मिशन बनाया 1946 को जो बनाया गया, इसके संबंध में इन्होंने ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव पारित किया। तो ब्रिटेन की संसद में जो प्रस्ताव पारित हुआ था ये हुआ था 22 जनवरी 1946 को। कब हुआ था? 22 जनवरी 1946 को। ब्रिटेन की संसद में कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1946 को। अब ये तीनों जो व्यक्ति थे, ये तीनों व्यक्ति भारत आए थे 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को भारत आए। अब इन्होंने लगभग इन्होंने 2 महीने तक, 16 मई को रिपोर्ट दी थी, तो लगभग पौने 2 महीने तक इन्होंने अपनी तैयारी की, पूरी रिपोर्ट बनाई और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 16 मई 1946 को। अब इन तीनों व्यक्तियों ने प्रस्तुत कर दी अपनी रिपोर्ट 1946 को। अब इस रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया था कि अब ये भारत को उनको स्वतंत्र करना है, भारत पे अधिक समय तक राज नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्होंने कुछ ऐसे प्रस्ताव बनाए जिनके संबंध में हम आज बात करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रस्तावों की बात कर लें तो प्रस्ताव क्या क्या थे उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भारत अपने लिए एक नए संविधान का निर्माण करेगा। क्या कहा इन्होंने? भारत अपने लिए एक नए संविधान का निर्माण करेगा। अब देखिए, संविधान निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? वैसे तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो चल रहा था, लेकिन अब भारतीयों की सत्ता मिल रही थी, उन्हीं के हिसाब से भारत का प्रशासन चलाना था। तो इस वजह से अब नए संविधान की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो अंग्रेजों ने कहा कि आप अपने अनुसार ही संविधान बनाइए, उसमें जो व्यवस्थाएं करनी है आप स्वयं कीजिए, उसमें क्या क्या चेंज करनी है, क्या बदलना है, 1935 से आपको क्या क्या लेना है, सब आप स्वयं कीजिए। अब ये सब कुछ करने के लिए आवश्यकता थी संविधान सभा की। किसकी आवश्यकता थी? संविधान सभा की आवश्यकता थी। देखिए दोस्तों, अब संविधान सभा के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा कि आप संविधान बनाइए। अब संविधान बनाना है तो संविधान सभा की आवश्यकता है। अब संविधान सभा की आवश्यकता है तो संविधान सभा का गठन कीजिए। क्या कहा कि आप संविधान सभा का गठन कीजिए। अब संविधान सभा का गठन करेंगे तो उसके लिए भी कुछ मूल बिंदु ने बताए, कुछ प्रस्ताव दिए कि उसी आधार पर आपको संविधान सभा का गठन करना है। क्या कहा? देखिए, उन्होंने कहा कि पहले तो ये कहा कि इसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे। देखिए, पहले जो भी संघ बनते थे, दल बनते थे, उनमें क्या होता था कि अंग्रेजों का जो प्रतिनिधित्व वो भी रहता था और भारतीयों का भी रहता था। लेकिन भारतीयों को इतना वर्चस्व नहीं होता था कि उनके सदस्य कम होते थे और उनकी बात को माना भी नहीं जाता था, तो अंग्रेजों की बात को ही माना जाता था। तो इन्होंने इस बार क्या किया कि ऐसा प्रस्ताव बनाओ कि जिसमें सिर्फ भारतीय होंगे और भारतीयों द्वारा भारत के लिए ही संविधान निर्माण किया जाए। तो ठीक है साहब, क्या हो गया कि गठन करें जिसमें सभी सदस्य कौन हो? भारतीय हों। और जो चुनाव करवाए जाएं, कब करवाए जाएं? जुलाई 1946 में। क्या कहा गया कि चुनाव करवाए जाएं जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में। अगली बात कि चुनाव जो हुए थे क्यों हुए थे, जो मैंने आपको बताया था, तो क्या इस प्रस्ताव के आधार पर चुनाव करवाए गए थे। अब चुनाव करवाए गए 1946 में। अब देखिए दोस्तों, 1946 में चुनाव हुए। चुनाव करवाने के लिए उन्होंने निर्धारित कर दिया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्धारित किया जाएगा। यानी कि जिस क्षेत्र में 10 लाख की जनसंख्या हो गई, जिस क्षेत्र में 10 लाख व्यक्तियों का एक पूरा गांव, शहर जो भी बन रहा है, वो पूरा एक क्षेत्र बन रहा है, वहाँ पर आपको एक सीट निर्धारित करनी है। तो ठीक है, इस बात को मान लिया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई। तो इस प्रकार से उन्होंने निर्धारित किया कि भारत में कुल 389 सीटें होंगी। कितनी सीटें होंगी? 389 सीट्स होंगी, 389 सीट होंगी। इस प्रकार से 389 सीटों को निर्धारित कर दिया गया, 389 सदस्यों को निर्धारित कर दिया गया। ठीक है। और एक मांग और जो मुस्लिम लीग कर रही थी कि आप हमें पाकिस्तान बनाने की परमिशन दीजिए, हम अलग से हमारा देश बनाएंगे। तो यह जो प्रस्ताव था कैबिनेट मिशन 1946 का, इस प्रस्ताव में इन्होंने मुस्लिम लीग की जो मांग थी, पाकिस्तान की जो मांग थी, उसे निरस्त कर दिया। क्या कर दिया? उसे निरस्त कर दिया कि नहीं, किसी भी प्रकार का कोई देश नहीं बनाया जाएगा, एक ही देश होगा और वो होगा भारत। ठीक है। अब थोड़ा विवाद हुआ, सब कुछ हुआ,
लेकिन इस प्रस्ताव को फाइनली मान लिया गया। सबसे पहले मुस्लिम लीग ने माना 6 जून 1946 को। जो प्रस्ताव दिए गए थे कैबिनेट मिशन में, उनको मुस्लिम लीग ने मान लिया था 6 जून 1946 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको मान लिया था 25 जून 1946 को। कब मान लिया था? 25 जून 1946 को इस प्रस्ताव को मान लिया था। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि कैबिनेट मिशन 1946 जो था उसमें 3 व्यक्ति थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, तत्कालीन भारत सचिव थे, स्टीवर्ट क्रिप्स सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर सदस्य थे। इसके संबंध में जो प्रस्ताव पारित हुआ 22 जनवरी 1946 को ब्रिटेन की संसद में हुआ। ये भारत आए थे 24 मार्च 1946 को और इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वो की गई थी 16 मई 1946 को। उस रिपोर्ट में जो प्रस्ताव दिए गए, उनके प्रस्तावों के संबंध में हम बात करते हैं तो भारत आने की प्रस्ताव दिए गए उनके संबंध में हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि भारत अपने लिए एक नए संविधान का निर्माण करेगा, यानी भारतीयों द्वारा भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। और दूसरा आता है कि संविधान सभा का गठन होगा, सभी सदस्य भारतीय होंगे, चुनाव जुलाई 1946 में होंगे, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार से कुल 389 सदस्यों का निर्धारण हो गया और पाकिस्तान की जो मांग थी उसे निरस्त कर दिया गया। पर इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को स्वीकार लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 25 जून 1946 को इस प्रस्ताव को मान लिया। तो ये हमने देख लिया कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के संबंध में। अब इसमें थोड़ा सा एक पार्ट बचता है, जो 389 जो सदस्य हैं, इन 389 सदस्यों का थोड़ा सा हमें वर्गीकरण देखना है कि किस किस को कितनी कितनी सीटें दी गई थी, किस किस को कितने भागों में बांटा गया, मनोनीत सदस्य कितने थे, निर्वाचित सदस्य कितने थे, और फिर उसके बाद जो चुनाव का जो परिणाम आया उस परिणाम के संबंध में हम बात करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको 389 का वर्गीकरण मैं आपको समझा दूंगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो 389 जो सदस्य थे, 389 जो सदस्य थे, उनका वर्गीकरण कैसे गया था, कैसे किया गया था और उनको कैसे बांटा गया था। देखिए दोस्तों, इनको 2 भागों में बांटा। सबसे पहले तो कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक तो निर्वाचित में बांटा और दूसरा बांटा मनोनीत में। निर्वाचित और मनोनीत। अब इन दोनों शब्दों को पहले हम समझ लें कि निर्वाचित क्या होते हैं और मनोनीत क्या होते हैं। अब निर्वाचित तो क्या, सिंपल से जैसे हम अभी चुनाव में वोट देते हैं और विधानसभा में, लोकसभा में जो हमारे जो प्रतिनिधि जाते हैं, नेता जाते हैं, उनको हम निर्वाचित कहते हैं, क्योंकि एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा जनता उन्हें वोट देकर चुनती है। तो निर्वाचित तो क्या हो गया, जो वोट देकर जो चुना जाता है, एक से अधिक व्यक्ति खड़े होते हैं और वोट देकर चुना जाता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, वो सदस्य क्या कहलाता है? निर्वाचित कहलाता है, क्योंकि इसका निर्वाचन हो गया, चयन हो गया, निर्वाचन हो गया। अब मनोनीत क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं फिक्स, जो किसी व्यक्ति द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है कि मैं इस पद के लिए इस व्यक्ति को मनोनीत करता हूँ, मैं इसे विधानसभा में मनोनीत करता हूँ, मैं इसे राज्यसभा में मनोनीत करता हूँ। तो उसमें चुनाव नहीं होता है, वो किसी एक व्यक्ति जिसके पास मनोनयन का अधिकार है वही व्यक्ति उसे चुन सकता है और वो अपने मनोनयन के आधार पर उस व्यक्ति को मनोनीत कर देता है, उसे फाइनल कर देता है कि भाई इसकी चुनाव की आवश्यकता नहीं है, इस प्रक्रिया में मैं डायरेक्ट अपना प्रतिनिधि भेज रहा हूँ। तो क्या कहलाता है? मनोनीत कहलाता है। उसमें चुनाव नहीं होते, उस पर वोट नहीं दिया जाता। अब देखिए, उनको 2 भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि जो निर्वाचित जो सदस्य हैं वो कहाँ से होंगे। पहले इसके बारे में बताया कि जो ब्रिटिश भारत है और जो दूसरा चीफ कमिश्नर क्षेत्र है वहाँ से होंगे। अब ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नर क्षेत्र को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश भारत तो क्या थे, वो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सीधा डायरेक्ट रूप से जो अंग्रेज़ थे वहाँ पर राज कर रहे थे, उन्हीं का नियम था, उन्हीं का सब कुछ चलते थे, सब कुछ उनके आधार पर संपन्न हो रहा था। टैक्स कैसे लेना है, कब लेना है, जो भी प्रक्रिया थी वो पूरे अंग्रेजों के पास थी। वहाँ का पूरा प्रशासन किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। तो वो क्षेत्र क्या कहलाता था? ब्रिटिश भारत कहलाता था। तो उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश भारत में तो आपको 292 सदस्य लेने हैं। कितने लेने? ब्रिटिश भारत में से 292 सदस्य। अब देखिए, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को हम समझते हैं। देखिए, वर्तमान में भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित जो प्रदेश है, जैसे कि आप दिल्ली की बात कर लें, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दमन दीव है, लक्षद्वीप है, इस तरह के जो क्षेत्र है वो सारे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से अंग्रेजों के समय में भी कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे, उन क्षेत्रों को कहा जाता था चीफ कमिश्नर क्षेत्र। अब उनमें क्या होता था कि अंग्रेजों के जो वहाँ पर डायरेक्ट मतलब उनका प्रशासन नहीं होता था, वहाँ पर अंग्रेजों द्वारा एक व्यक्ति निर्धारित कर दिया जाता था जो कि वहाँ के पूरे प्रशासन पर अपनी निगरानी रखता था। वो डायरेक्ट इंक्लूड नहीं होता था, लेकिन निगरानी उसकी रहती थी। जैसे अभी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें उपराज्यपाल होते हैं और प्रशासक होते हैं, तो उसी प्रकार से इन्होंने क्या कर रखा था? चीफ कमिश्नर क्षेत्र बना रखे थे। ठीक है, तो चीफ कमिश्नर क्षेत्र से कितने थे? 4। ब्रिटिश भारत से कितने थे? 292। तो 292 तो यहाँ से और 4 यहाँ से, कुल उन्होंने ले लिए थे 296। कितने हो गए थे? यहाँ से हो गए थे 296। कितने हो गए थे? 296, 296। तो इन्होंने कहाँ से लिए? ब्रिटिश भारत से। तो ब्रिटिश भारत की जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 296 थी। कितनी थी? 296 थी, 296 थी।
और जो मनोनीत सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 93 थी। अब देखिए, ये हमने समझ लिया कि ब्रिटिश भारत से 292, चीफ कमिश्नर से 4 लिए, दोनों के अर्थ भी समझ लिए। अब मनोनीत की जो बात करते हैं, मनोनीत की जो बात कर रहे हैं, उसमें कितने सदस्य थे? 93 सदस्य थे। और ये जो 93 सदस्य थे वो लिए गए थे देशी रियासतों से। अब देशी रियासतें क्या थी? जहाँ पर राजाओं का शासन था या फिर नवाबों का शासन था या किसी और का शासन था पूरे एक क्षेत्र में, और उन क्षेत्रों से अंग्रेजों ने संधि की हुई थी। अब अंग्रेज वहाँ से टैक्स वगैरह ले लेते थे और उनको जो भी समय पे जो भी चाहता था वो ले लेते थे, जैसे को रसद ले ली या किसी प्रकार के और उपहार ले लिए। तो वो क्या करते थे? संधि के आधार पर वहाँ पर अपनी व्यवस्था बना रखी थी। फिर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेज वहाँ के प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसको डिस्टर्ब जरूर करते थे, लेकिन उसका भी इसमें कोई संदर्भ नहीं है, उसके हम बाद में बात करेंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि देशी रियासतों में चुनाव नहीं होंगे और वहाँ के जो प्रशासक हैं, वहाँ के जो राजा हैं, वहाँ के जो शासक हैं, वहाँ के जो शासक, प्रशासक नहीं, वहाँ के जो शासक हैं, वहाँ के जो राजा हैं, उनके द्वारा अपने ही किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में भेजा जाएगा। इस प्रकार से जो 93 जो सदस्य थे, 93 जो सदस्य थे, वो बन गए थे मनोनीत सदस्य। इनका चुनाव नहीं हुआ था, वहाँ के शासकों ने, राजाओं ने वहाँ से भेजा था। तो इस प्रकार से हम बात करें 296 और 93, तो इस प्रकार से बन जाता है कुल 389। तो इस प्रकार से हम बात करें तो 296 और 93, 296 प्लस 93 को जब ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो बन जाते हैं 389। तो इस प्रकार से कुल 389 सदस्यों का यहाँ पर वर्गीकरण कर दिया और हमने देख लिया कि 389 सदस्य में निर्वाचित कितने थे, मनोनीत कितने थे, ब्रिटिश भारत से कितने थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्र से कितने थे और देशी रियासतों से कितने थे। तो इस पूरा वर्गीकरण हमने यहाँ पर देख लिया। अब दोस्तों, चुनाव हो गए थे जुलाई 1946 में। अब जब चुनाव हुए तो उसका परिणाम आया, तो उसके परिणाम के संबंध में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उसमें जो कुछ, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, मुस्लिम लीग थी, कुछ अन्य छोटे दल थे, कुछ निर्दलीय व्यक्ति थे, तो उन्होंने सबने उसमें अपने प्रतिनिधि भेजे थे और प्रतिनिधि के आधार पर वहाँ पर चुनाव हुआ और फिर चुनाव का परिणाम आया। तो चुनाव के परिणाम की हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब चुनाव के परिणाम की बात करते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल सीटें जो जीती थी वो 208 सीटें जीती थी। कितनी सीटें जीती थी? 208 सीटें। यानी कि उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी कौन सी होगी? 208। अब इसके जस्ट बाद जो आती थी मुस्लिम लीग, उसके 73 थे। तो देखिए आप कितने, मतलब लगभग 3 गुना सीटें इसने जीती थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और मुस्लिम लीग ने जीती थी 73, कितनी? 73। और अन्य जो दल थे, निर्दलीय व्यक्ति थे, कुछ छोटे दल थे, उन लोगों ने जीती थी 15 सीटें। कितनी सीटें जीती थी? 15। अब जब इन तीनों का हम जब योग करते हैं तो हमारे पास आते हैं 296। कितने आते हैं? 296। इनको जोड़ने पर क्या आ जाता है? 296 आ जाता है। और ये सदस्य कौन से थे? निर्वाचित सदस्य थे। कौन से थे? निर्वाचित सदस्य थे। और मनोनीत सदस्य हमारे पास पहले ही थे 93। कितने थे? 93। तो इन सबको जब जोड़ते हैं, 296 और 93 को जोड़ते हैं, तो हमारा यहाँ पर टोटल आ जाता है, जो कुल सदस्य आ जाते हैं 389। कितने आ जाते हैं? 389 आ जाते हैं। यहाँ पर भी हमारा 389 का जो आंकड़ा था वो यहाँ पर सेट हो गया और यहाँ पर भी हमारा 389 का जो आंकड़ा था वो सेट हो गया। तो इस प्रकार से हमने 389 सदस्यों का वर्गीकरण देख लिया और उनका जो चुनाव परिणाम था उसको भी हमने देख लिया। और आगे इससे रिलेटेड जो पार्ट है आगे का जो है उसे हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।